गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी तो एस जी फिनसर्व के नंबर आ गए हैं, तो उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। कैसा आउटलुक है अभी आगे आगे जाके इस कंपनी के लिए। तो सबसे पहले तो ये कंपनी क्या करती है। ये एक तरह की एनबीएफसी है। अब ये जो एनबीएफसी है ये किस तरह के प्रोडक्ट सेगमेंट में वर्क करता है। तो ये बेसिकली आपका सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करता है। सप्लाई चेन चेन फाइनेंसिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप एक बड़े कोई भी कंपनी है, तो उसके बहुत सारे वेंडर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे। तो उनको वो जब आप मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी को पे करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपका टाटा मोटर्स को पे करता है, पीएम मतलब कोई सामान सप्लाई किया, तो उसके लिए जो जनरली जो आपको पैसे मिलते हैं वो आफ्टर सर्टेन डेज मिलता है। तो इससे क्या होता है, जो आपके वेंडर्स है उसकी जो पूरी सप्लाई चेन होती है, मतलब जो मॉनेटरी सप्लाई होती है और जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो उसके रिसीवेबल्स आने में थोड़ा टाइम लगता है, 30-40 डेज लगते हैं। तो यहाँ पे जो इस तरह की कंपनीज होती है, ये उसको एक सॉल्यूशंस की तरह, सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एस सी फिनसर्व जाता है, ये आपका ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इसको हम एंकर्स कहते हैं, है ना। तो इन एंकर्स के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग साइन कर लेता है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो कंपनीज है ये इनके पूरे जो सप्लायर्स होते हैं उनको पूरे अच्छे तरह से वेरीफाई करते हैं। फिर उनकी जो भी जीएसटी डिटेल्स हो गई, किस तरह का, मतलब कितने टाइमली वो लोग अपने सामान को सप्लाई किए हैं, उनकी वर्किंग कैपिटल किस तरह की चल रही है, उनकी बैंकबिलिटी किस तरह की है, इस तरह के सारे पैरामीटर्स को वो लोग देखते हैं। और जो मनी होता है वो आपका जो एज इफ जो आपके एंकर्स हो गए उसके अकाउंट में जाता है, ठीक है। और जब उनको सामान सप्लाई हो जाता है वहां से, तब उसके अकॉर्डिंग वो लोग वहां से मनी पे किया जाता है। एंड जो ऐसी फिनसर्व है वो फाइनली जो आपका है एंकर है, उससे वो पैसे रिसीव कर लेता है आफ्टर सर्टेन डेज, 30-40 डेज की साइकिल्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंग रिसीव कर लेता है। तो ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है ना, ये आपका एक ओवरऑल डिपेंड करेगा आपके मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे। मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि आप सपोज कीजिए अगर इकोनॉमी में ग्रोथ काफी अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके बड़े बड़े कंपनीज है वो अच्छे नंबर रिपोर्ट करेंगे। अच्छे नंबर रिपोर्ट करेंगे मतलब उनके पास डिमांड अच्छी है, डिमांड अच्छी है तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए। आपकी मान लीजिए ऑटो कंपोनेंट्स के पार्ट्स हो गए, या फिर जो भी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए जो स्टील्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपके वेंडर्स होते हैं उनको भी क्विकली सप्लाई मिलेगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग उनकी उनकी भी बिजनेस अच्छा करेगा, तो उस तरह से बेसिकली इकोनॉमी अच्छी मूव करेगी, तो ऑर्डर्स वगैरह ज़्यादा प्लेस होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग इन सभी कंपनीज को फिर ग्रोथ भी अच्छा आएगा। यहीं पे इशू तब बन जाता है जब मान लीजिए इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है। जैसे अभी आप देखेंगे पिछले कुछ समय में तो पूरा थोड़ा इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, और ऊपर से ये पूरे टैरिफ्स वाले इशू भी चल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है कि जब जो हमारे जैसा आप एग्जांपल के लिए देख लीजिए, जो हमारे निफ्टी के कंपनीज है, जो बड़े बड़े कंपनीज है, और जो इवन जो पूरे कमोडिटी साइकिल्स में इश्यूज चल रहे थे उसके कारण स्टील प्राइसेस कम हुए थे, तो उससे हमें ये दिखता है कि इकोनॉमी में एक तरह से स्लो डाउन था। कई सारे जैसे इनका एक मेजर चंक ऑफ जो इनका मतलब एयूएम ग्रोथ है वो फिलहाल तो अभी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, जहाँ पे आपकी ये कमोडिटीज वगैरह हो गए है ना, आपके जो टाइल्स वगैरह होते हैं इन कंपनी से आता है। तो जब वहाँ की कंपनीज आपको अच्छी ग्रोथ नहीं रिपोर्ट कर रही है, तो वो लोग अपने जो वेंडर्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, उनसे उनको कैसे, मतलब उनको ऑर्डर्स भी नहीं देंगे, तो उसकी अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो थोड़ा इशू चल रहे थे इस कंपनी में। और दूसरा क्या दिक्कत हो जाता है, जब आप ऐसी कंपनीज को देखते हो ना, तो जिनका इनका जो एयूएम ग्रोथ होता है, एयूएम जो होता है वो सिंस शॉर्ट पीरियड का होता है, सिंस आप तो बेसिकली उनके वर्किंग कैपिटल को ही फंड कर रहे हो ना, वाया मतलब जो आपके एंकर्स हैं। तो उससे क्या होता है, वो तो जनरली 30-40 डेज का होता है। तो एज सुन एज इकोनॉमी में कोई इश्यूज आएगा, तो इनका जो डिसबर्समेंट है वो डायरेक्टली उससे अफेक्ट हो जाता है। ये अनलाइक जो आपकी बाकी एनबीएफसी होती है, जैसे मान लीजिए कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, तो वहाँ पे जो आप लोन्स प्रोवाइड करते हो वो तो आप 20-30 ईयर्स के लिए प्रोवाइड करते हो। तो इसीलिए इरिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमी में क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी जो आपकी जो पूरी स्टिकीनेस है क्लाइंट की, मतलब अपने कस्टमर्स की, वो इतनी इजीली चेंज नहीं होती है, बिकॉज कोई कस्टमर नहीं चाहेगा कि वो अपना होम लोन पे नहीं करे। तो ये थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है। इसीलिए ये कंपनीज ऑल्दो इनमें अभी जैसे देखेंगे ना, इसमें उतना कंपटीशन नहीं है। आई थिंक कुछ मतलब कॉम्पिटिटर्स हैं इनके। इवन जो एमरल फाइनेंस है उसने भी थोड़ा सा इनवर्स डिस्काउंटिंग स्टार्ट करने की बात कर रहे थे वो लोग। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर मॉडल में ग्रोथ तो काफी अच्छी है, क्योंकि इंडिया में एक लार्ज चंक ऑफ जो एमएसएमईज हैं, बहुत सारे कंपनीज है, और गवर्नमेंट का भी उन पर फोकस रहता है कि इनका कैसे क्रेडिट साइकिल को इम्प्रूव किया जाए। तो ग्रोथ तो काफी अच्छा है, बट अगेन ये डिपेंड करेगा आपका पूरे इकोनॉमी में किस तरह की ग्रोथ है। तो ये हम बेसिक बैकग्राउंड है कि एसजी फिनसर्व बेसिकली एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर ही है। तो अभी जैसे आप देखेंगे ना, और मैं अगर बात करता हूँ पिछले कुछ क्वार्टर्स में, आप देखिए तो पिछले कुछ क्वार्टर क्या, पिछले आई थिंक लास्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर अभी जो पिछला 2-3 क्वार्टर बीता है, तो हर क्वार्टर में ये लोग कुछ गाइडेंस देते हैं अपना, और उसके अकॉर्डिंग बट डिलीवरी नहीं होती है। डिलीवरी क्यों नहीं होती है, बहुत सारे इशूज होते हैं। एक तो ये लोग जैसे इन्होंने अभी इस क्वार्टर में कहा है कि सिंस मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अच्छे नहीं है, तो हम उस रिस्क को उतना लेना नहीं चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस में, जिसके कारण इनका जो पूरा एनपीएस है वो बढ़ जाए।
जैसे अगर आप इनका अभी का एनपीए देखोगे ना, तो अभी तो जीरो है, बट इसका मतलब क्या ये है कि इस बिजनेस में एनपीए जीरो हो ही नहीं सकता है? ऐसा नहीं है। तो जैसे अगर आप देखेंगे ना, इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ये लोग कहते हैं कि उनके भी एनपीएस होते हैं, बट उनका जो नंबर होता है वो बहुत कम होता है। ये बहुत कम क्यों होता है? क्योंकि आप इसको है ना, जैसे पूरे एनबीएफसी स्पेस में ही आप देखेंगे ना, जैसे बैंक्स हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में आ गया, तो बैंक्स के भी कुछ एनपीओ होते हैं। अब एनबीएफसी भी जो है वो तो अलग अलग तरह की हैं, कुछ आपकी हाउसिंग फाइनेंस करता है, कुछ आपका ये गोल्ड फाइनेंसिंग करते हैं, कुछ आपके और क्या क्या करते हैं ये लोग, वेंडर फाइनेंसिंग करते हैं, एमएसएमई इसको कर देता है जैसे एसबीएफसी देता है ये। और इसके अलावा फिर हमारा सेगमेंट होता है पूरा जो रूरल फाइनेंसिंग करता है, अरमान फाइनेंशियल हो गया। तो ये सभी, ऑल्दो ये सारे तो क्रेडिट मतलब लोन्स देने वाली कंपनीज है, बट एट द सेम टाइम इन सभी के जो एनपीएस देखेंगे उसकी प्रोफाइल अलग अलग होती है ना? तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें जज करना चाहिए। तो वैसे ही जब हम एनसी फिनसर को देखते हैं, तो सिंस ये जो कंपनी है शॉर्ट टर्म के लोन्स देता है और डायरेक्टली लिंक्ड है आपके एंकर से, है ना, तो इसीलिए, और ये जो एंकर्स को टारगेट करते हैं वो इंडिया की लीडिंग कंपनीज होती है, तो उसके कारण जो एनपीएस की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे बिजनेसेस में आपके एनपीएस के नंबर्स में भी आएंगे आने वाले समय में। जैसे अभी इनका कोई एनपीए नहीं है, बट आगे जाके एनपीए में कम, बट अगेन जो एनपीए के नंबर्स होंगे वो काफी कम ही रहेंगे। अब मैं आता हूँ इनके परफॉर्मेंस के बारे में। तो जैसे अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखोगे ना, तो इनको आरबीआई से कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग गए थे, जिसके कारण इन्होंने इनको अपना फ्रेश एयू मतलब लोन्स देना, डिसबर्स करना, वो पॉज हो गया था। तो जब आप फ्रेश डिस्बर्समेंट नहीं देते हो, और अगर कहीं से रेस्ट्रिक्शन आ गया, मे बी ड्यू टू इकोनॉमी और इवन बाय द रेगुलेटर, तो क्विकली जो इनका पुराना लोन बुक होता है वो क्विकली डिस्पर्स होना, मतलब क्विकली वैनिश होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म लोन्स है। तो वही इम्पैक्ट इनको दिखा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसके बाद अगर आप देखेंगे ना, ये कंपनी जो गाइडेंस देता है अपना, पहले तो मतलब, और ऑफ कोर्स अच्छा गाइडेंस ही है साइंस इस कंपनी का, बट जो डिलीवरी होती है उस पॉइंट पे ये लोग थोड़े से अफेक्टेड हो जाते हैं, बोथ ऑन द पैट एज वेल एज ऑन द एयूएम फ्रंट। तो उसके कारण थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बना रहता है इस स्टॉक के साथ। तो ये सारी चीजें हो गई इस कंपनी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी का रिजल्ट इस क्वार्टर में कैसे आया, फिर हम और चीजें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग इनका जो पूरा मॉडल है वो तो पूरा डिजिटल मॉडल है, क्योंकि पूरी जो फाइनेंसिंग होती है ये लोग अपने डिजिटल ऐप के वाया ही करते हैं। और एट द सेम टाइम इनका कुछ जो सेगमेंट होता है वो आपका फिजिकल प्रेजेंस भी होते हैं। तो एक तो बट उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है ना? तो ये वाली चीज हो गई। अब अगर हम इनका देखेंगे तो ये लोग बता रहे हैं कि इन्होंने अभी जो इनका पूरा एयूएम स्ट्रीम होता है, जो एंकर्स होते हैं वो अलग अलग सेक्टर से लेके आते हैं ये लोग। तो अभी आप जैसे देखोगे ना, तो इनका जो एक मेजर चंक ऑफ एयूएम है वो आपके बिल्डिंग मटेरियल एंड कंज्यूमेबल से आता है। इसका अगर आप टोटल चंक देखोगे ना, ये आपका अराउंड ऑलमोस्ट 50 से 60% जो इनका पूरा अभी एयूएम नंबर्स है वो आपके बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स से आता है। और उसमें भी जो एक लार्ज चंक होता है वो आपका ये जो एपीएल अपोलो ग्रुप है उनसे उनके वाया आता है। फिर इसके अलावा अगर दूसरा सेगमेंट देखोगे ना, तो कुछ ऑटोमोबाइल्स वगैरह कंपनीज है, जैसे अभी इन्होंने इस क्वार्टर में टाटा मोटर्स और महिंद्रा को एक्वायर किया, तो उन सेगमेंट से आता है। फिर इसके अलावा अगर आप इसका बाकी मतलब एयूएम देखोगे, तो वो बचा हुआ जो है वो आपके जो पेरिफेरल्स और आईटी कंपनी से आता है ना? तो वो भी अराउंड 20% है। तो मतलब 50 से 60% आपका ये हो गया इनका बिल्डिंग प्रोडक्ट्स से आया, 20% आपका अराउंड होता है इसका ये आईटी पेरिफेरल से, और अराउंड 20% होता है वो आपका ऑटोमोबाइल सेगमेंट से। तो ये लोग बताना चाह रहे हैं। तो ये चीज है इनका। अब जैसे क्वार्टर टू में देखेंगे ना, तो जैसे इन्होंने जो अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका जो एयूएम नंबर आया है, मतलब एंड ऑफ क्वार्टर के आसपास, तो वो अराउंड 2878 करोड़ के आसपास आया है। और जो एनपीए का नंबर है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वो अराउंड जीरो ही है। और अगर आप आरओई प्रोफाइल देखोगे ना, तो अभी पिछले आई थिंक लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में अराउंड 9% के आसपास था, वो अभी बढ़ के 10.71% हुआ है। तो इस आरओई प्रोफाइल में भी ये लोग आगे जाके उसको बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं। तो दैट इज अगेन गुड गाइडेंस। जैसे जैसे ये लोग एयूएम ग्रो करेंगे, अपना लेवरेज बढ़ाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपका आरओई पे भी बढ़ता हुआ दिखेगा हमें। अब फाइनली ये अगर नंबर देखेंगे हम लोग, तो आपकी जो डिसबर्समेंट है और अब जो आपकी लोन बुक ग्रोथ है, अगेन उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखिए 10 से 15% के बीच में ग्रोथ है। और सिमिलरली पैट भी उसके ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे ही बढ़ा है, अराउंड 16% के आसपास आपका पैट ग्रोथ आया है। तो ये तो पूरा हाफ ईयरली है इनका नंबर्स। सो अगेन वहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें दिख रही है। नाउ अगर मैं इनके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाऊँगा, तो आप देखेंगे ना, जैसे अभी जो ये कंपनी है, सिंस ये एक पूरा एसेट लाइट मॉडल है, अपने जितने भी लोन्स होते हैं वो डिजिटली डिसबर्स करते हैं, है ना? तो देयर शुड बी अ हाई चांस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी में। बट अभी क्या होता है, सिंस इनके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे वो ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिलता नहीं है। तो जैसे कंपनी अभी जैसे है ना, आगे जाते हुए कहती है कि जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे और जितना हम डीपली पेनिट्रेट करेंगे आपके जो एंकर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नए नए आपके उनके सप्लायर्स को ये एक्वायर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में। और उसकी क्या
मेथड हो सकते हैं। एक तो जैसे आप देखेंगे ना, अभी इन्होंने इस क्वार्टर में टाटा मोटर्स और महिंद्रा को एक्वायर किया है, तो उससे क्या होता है, जब आप ऐसे बड़े क्लाइंट को एक्वायर करते हो तो उनको कैप्चर करने के लिए आपको कम यील्ड पे देना पड़ता है ना। तो जैसे पहले इनका यील्ड अराउंड आई थिंक 12.5 के आसपास था, तो वो अभी घट के 11.3 11.4 के आसपास हो गया है। तो यहाँ पे यील्ड का सप्रेशन हुआ है। जब आप यील्ड सप्रेस करते हो तो अगेन आपकी जो पूरी नेट इंटरेस्ट इनकम है और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो उसमें भी कम हो जाएगा। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा इशू दिख रहा है। बट अगेन कंपनी कहती है आगे जाके जैसे जैसे हम इनके बिजनेस को और एक्वायर करेंगे तो वहाँ पे हमारा यील्ड है वो अगेन बढ़ेगा, है ना। अराउंड 1% के आसपास इन्होंने बढ़ने की बात की है। सो वो चीज़ है। बट एट द सेम टाइम, और हाँ, और अगर आप देखेंगे ना, सिमिलरली कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे जो इन्होंने बात किया है, तो अभी जैसे इनका अराउंड 70 बेसिस पॉइंट के आसपास है, तो उस पर भी वो लोग कहते हैं कि आगे जाके अराउंड पहले वो 60 बेसिस पॉइंट होगा, फिर वो अराउंड आई थिंक 55 बेसिस पॉइंट होगा इन द नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल, मतलब FY26 के एंड तक और FY27 के एंड तक। तो वो भी एक अच्छी बात है। तो ये तो हाँ, अभी जैसे ये लोग अपना आगे जाके कैसे देख रहे हैं, जैसे अगर आप इस देखेंगे ना, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो इनका खत्म हुआ था उसमें इनका जो AUM था वो अराउंड 2300 करोड़ के आसपास था। तो उस पर ये लोगों ने अभी तक Q2 के एंड में आपका अराउंड 2800 कर दिया है। ठीक है। अब जो इन्होंने पहले गाइडेंस दिया था, वो पहले इन्होंने बोला था 4000 करोड़ ऑफ AUM हम करेंगे। ठीक है। तो वहां से इन्होंने स्टेप वन में पहले तो वो आके उसका रेंज दिया आपको, 3500 से 4000 करोड़ का AUM बोला। अभी जैसे इस क्वार्टर में इन्होंने बोला है कि सिंस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि सिंस मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट में इतने इशूज हैं, तो इसके कारण ये लोग ऑन द लोअर रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी जैसे इन्होंने कहा है कि वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग अराउंड 3500 करोड़ ऑफ AUM इन द FY26। सिंस द H1 ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, इसमें हमें स्लो डाउन दिखा, कंपनीज के जो नंबर्स होते हैं वो सिंगल डिजिट में नंबर्स आए। तो ये लोग कहते हैं सिंस जनरली कंट्री के लिए हम देखते हैं कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं, आपका फेस्टिवल सीजन आता है ना, मैरिजेस वगैरह होती हैं, तो पूरी इकोनॉमी की जो होती है उसमें ग्रोथ आता है आपका H2 में। तो ये लोग कहते हैं कि सिंस अगर इकोनॉमी में रिवाइव हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हम एक पॉजिटिव सरप्राइज देख सकते हैं। और जो आपका इफ अगर वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम इनको दिखता है तो आप 4000 मार्क की तरफ हमें बढ़ता हुआ देखेंगे। बट अगेन ऑन द कंजर्वेटिव साइड हम देखेंगे कि जनरली सिंस अभी देख रहे हैं हम 9-10 मंथ्स हो गए हैं, इवन 10-11 मंथ्स हो गए हैं, तो हमें, और इनका कॉल भी कल ही हुआ है, तो अगेन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इनका AUM जो है 3500 के आसपास ही रहेगा। हाँ, ओके। अब यहीं पे अगर आप जैसे देखेंगे ना, FY26 में इन्होंने अपने गाइडेंस को चेंज नहीं किया है, वहाँ पे ये लोग अभी 6000 करोड़ ऑफ AUM बोल रहे हैं। तो अगर आप इसको देखोगे ना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो ये नंबर्स अभी भी खराब नहीं है। जैसे आप 2300 से आप 3500 कीजिए, वो अराउंड आपका 50% के आसपास आपका AUM ग्रोथ आया है ना। और वहीं से अगर मैं नेक्स्ट ईयर का भी देखूंगा तो वो भी अराउंड आपका 50% का ही AUM ग्रोथ है। तो ऑन द बोथ मैट्रिक्स हमें अभी भी वो नंबर्स अच्छे ही दिख रहे हैं। और सिमिलरली अगर आप पैट में भी देखोगे ना, तो पैट आई थिंक इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 81 करोड़ के आसपास था। तो इस साल जो इन्होंने पहले पैट बोला था वो अराउंड 200 करोड़ बोला था, उसको घटा के पहले 150 करोड़ किया था लास्ट क्वार्टर में। और अभी इन्होंने बोला है कि 120 से 125 करोड़ के बीच में पैट हम लोग करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, है ना। तो अगर मैं सिंपली पुराने गाइडेंसेस को बात मैं एक बार छोड़ देता हूँ, तो अगर मैं अभी देखूंगा ना पैट ग्रोथ, तो उस पर भी अराउंड आपका कितना 81 से 125 करोड़ कितना होता है, अराउंड 50-55% के आसपास हुआ। तो दैट गाइडेंस इज स्टिल गुड, है ना। तो वो भी पैरामीटर है। और इन्होंने साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी गाइडेंस दिया है। तो कहते हैं कि हम लोग जैसे इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे ना, तो आई थिंक इनका नंबर्स में आपको आई थिंक 30 करोड़ के आसपास इनका इस क्वार्टर में पैट आया है, 29-30 करोड़ के आसपास पैट आया है। तो वहाँ पे बोलते हैं कि 10 से 15% हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीमेंट दिखेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप नंबर्स देखेंगे ना, तो Q4 में 30 से 33 करोड़ मान लीजिए, फिर वहां से 35 करोड़ मान लीजिए। तो अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो आपको अराउंड 120 से 125 करोड़ आता है। बट द थिंग इज, इन्होंने पहले भी इस तरह की चीजें कही हुई है कि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना पैट में कुछ इंक्रीमेंट दिखेंगे, बट अगेन उस पर फुलफिल नहीं हुआ था। तो दैट अगेन बिकम अ लिटिल क्वेश्चनेबल फिगर। और हाँ, एट द सेम टाइम हमने अभी ये भी देखा कि इनका जो पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ है ना। तो उससे तो थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, बट अगेन हमने वो देखा कि जो मैनेजमेंट की नई आई है, दे आर फ्रॉम द कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, है ना। और जो इनके जो APL अपोलो ग्रुप जो इनकी प्रोमोटर कंपनी है, वहां से सभी लोग जुड़े हुए थे। तो अगेन मैनेजमेंट में चेंजेस कैसा आया है वो हमें आगे जाके ट्रैक करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैनेजमेंट चेंज होने से काफी कुछ बिजनेस को वह कैसे फॉरवर्ड लेके जाते हैं, तो वो पॉइंट भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ है। तो अगेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द पैट नंबर्स, तो पैट के हुए नंबर्स पे इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी गाइडेंस दे दिया है। और सिमिलरली अगर आप FY27 का देखोगे ना, तो वहां पे इन्होंने जो पैट का नंबर्स बोला है, PBT लेवल पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल पे इन्होंने 250 करोड़ बोला है। और जो पैट लेवल है उस पर अराउंड आई थिंक 190 करोड़ के आसपास बोला है। तो उसको भी जब आप देखते हो ना, 60% से, मतलब 120-125 करोड़ से अराउंड 60 करोड़ का अप हुआ, तभी तो 190 करोड़ हो रहे हैं। तो वो भी अराउंड आपका 50% का ग्रोथ है। सो इवन आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल दिस गाइडेंसेस,
और पास्ट में इतने इशूज रहे हैं, उसके बाद भी जो प्रेजेंट इनका गाइडेंस देखोगे ना आप, वो अराउंड 50% के ऊपर ही है, जो कि अगेन काफी अच्छा है ना। तो बट अगेन देर सिंस आपका पास्ट में इतना इशूज रहा है, तो और आप गाइडेंस में फुलफिल नहीं किए हो, तो अगेन वहां से थोड़ा सा क्वेश्चन आता है इस कंपनी को लेके, है ना। सो दैट इज द थिंग। वन मोर थिंग यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा जो ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में है। जैसे मैंने आपको बताया आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि वहाँ अभी तो इनको सिंस इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ज्यादा है, तो और अभी इस क्वार्टर में इनका यील्ड भी कम हुआ है, तो उसके कारण इनका आप देखोगे ना, तो ओवरऑल प्रॉफिट में उतना हमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। बट आगे जाके जब हम इस कंपनी को देखते हैं, सिंस एक डिजिटल मॉडल है, एसेट लाइट मॉडल है, तो उसके कारण इनका बहुत ज्यादा केपेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। और जो फिजिकल प्रेजेंस लगाने हैं इनको, कुछ कुछ मान लीजिए अपने चैनल्स बनाएंगे जिसके वजह ये अपने एंकर्स को कनेक्ट कनेक्ट करेंगे, तो फिजिकल प्रेजेंस भी है वो भी कम होना है। तो उसके कारण इनका वहाँ पे उतना खर्चा नहीं आएगा। और सिंस जो आपके इम्प्लॉइड कॉस्ट होते हैं, जो आपके मैनेजमेंट के कॉस्ट होंगे, जिसको हम ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं, वो उस पर भी कंट्रोल होता है, क्योंकि वो तो उतनी रैपिड पेस पे ग्रो नहीं करेगा जितने पेस पे आपका ईओएम ग्रो कर रहा है। तो उसके कारण कंपनी कहती है हमें आगे जाके वहाँ पे भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के चांसेस हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग। और अभी जैसे मैं आपको अगर इनका आरओई की प्रोफाइल के बारे में बताऊँ ना, तो जैसे अभी आप देखेंगे ना, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था तो अराउंड 9% का आरओई था, अभी वो 10.71% है। तो कंपनी कहती है कि आगे जाके जब हम देख रहे हैं ना इसको, तो पहले मतलब मिड टर्म में, मतलब आई थिंक एक दो तीन साल का टाइम लिया इन्होंने, तो उसमें पहले 10% से अभी अब 15% जाएगा, फिर वहां से बढ़ के वो 18 से 19% जाएगा। तो अगेन आरओई प्रोफाइल कंपनी की इंप्रूव होगी, तो जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उसके लिए वो काफी अच्छा बन जाता है ना। सो दैट इज अ गुड थिंग। वो कैसे बढ़ेगा, तो इसके लिए एक तो कंपनी अभी जैसे इक्विटी बेस देखोगे ना इनका, वो कुछ सर्टेन आई थिंक 2000 करोड़ के आसपास कुछ है, आई थिंक 1500 से 2000 करोड़ के बीच में है। तो एक तो वहां से आएगा। तो इनका जो एग्जैक्ट इक्विटी बेस है ना, वो 1071 करोड़ है, ठीक है। उस पर अभी इनके कुछ वारंट्स कन्वर्जन होना है। वारंट्स कन्वर्जन क्या, अगेन जो मैंने आपको एक और वीडियो में एक्सप्लेन किया था बोनाडा वाले में, तो वो वारंट्स कन्वर्ट होंगे, तो उससे अराउंड इनको आई थिंक 250 और 338 करोड़ रुपीज आएंगे। तो बेसिकली इक्विटी बेस बढ़ेगा, है ना। तो इक्विटी बेस बढ़ गया, है ना। तो उसके उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर और ज्यादा लेवरेज दे पाओगे, है ना। जैसे अभी इनका आरओए जो है वो आई थिंक रिटर्न ऑन एसेट्स अराउंड 4 से 4.5% के आसपास है, ठीक है। तो वहां से सिंस का इक्विटी बेस बढ़ जाएगा, नए कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल की इन्फ्यूजन होगा कंपनी में, उस मनी को अगेन डिप्लॉय किया जाएगा, उससे लेवरेज बढ़ाएंगे ये लोग अपना। अभी आई थिंक 1:2 है, वो बढ़ा के 1:3 करेंगे। तो इन और जब वो कैपिटल डिप्लॉय होगा तो उससे पैसे अर्न होगा, तो उससे कंपनी धीरे धीरे आगे आपका और प्रॉफिट जनरेट करेगा, और अकॉर्डिंगली आपका आरओई बढ़ेगा वहां से। तो इस तरह से कंपनी अपने आरओई को आगे बढ़ाने की बात कर रही है ना। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया जो फिनेंसिंग सोर्स है, कैसे ये लोग अपने अपने पूरे बुक को फंड करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इनके वारंट्स तो आने ही वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे इनकी जो बैंक के साथ जो इनकी टाई अप है, तो उसके अकॉर्डिंग है कितने मतलब उससे अमाउंट इनको सैंक्शन है, कितना अमाउंट तक ये लोग ले सकते हैं, सिंस डेप्ट लेना पड़ेगा उनको, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डिप्लॉय करोगे, मतलब डिप्लॉय करोगे अपने सप्लायर्स, मतलब अपने पूरे एंकर्स की तरफ। सो ये है। और अगेन इनके अभी तो बहुत सारे एमओयूज चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने अभी इस क्वार्टर में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक्वायर किया, आगे जाके ये लोग बोल रहे हैं कि कई सारे एंकर्स हमारे पाइपलाइन में है, तो उसके अकॉर्डिंग दे विल एक्वायर एंड दे आर होल देयर मॉडल जो इनका वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग पूरे उनके जीएसटी प्रोफाइल्स हो गया, किस तरह की उनकी बैंक्स लिमिट्स होती है, वो सारी चीज़ों को देखते हैं ये कंपनीज। तो ये है। अब एक और चीज़, जैसे अभी ये सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे ना, ये मॉडल इतना सक्सेसफुल क्यों है, मतलब ये मॉडल इंडिया में क्यों आ रहा है। जैसे एक चीज आप देखते हो ना, तो कोई भी आप मान लीजिए एमएसएमईज है, ठीक है। जब बैंक्स वगैरह उनको पैसे देते हैं, तो उनका एक कंसर्न रहता है कि हम उसको एंड यूज कहाँ पे करेंगे, है ना। अब मान लीजिए बैंक उसको पर्सनल मतलब अपने सप्लायर्स को देने के लिए कर रहा है, या फिर कहीं और यूज कर ले रहा है। इसका आपको मैं एक और अच्छा एग्जांपल से कनेक्ट करता हूँ। आपने हमारे कंट्री में देखा होगा, पहले जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती थी, वो कैश या हो गया कुछ कहीं कहीं पे देते थे, तो उससे क्या होता था, आप देखेंगे ना विलेजेस वगैरह में उसका जो मिसयूज होता था, हाँ, है ना। फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्टार्ट किया, उससे जो पैसा होता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट्स में आ जाता है ना। एंड दैट इज आफ्टर द परचेस। तो आई थिंक वही एग्जैक्ट मॉडल यहाँ पे यूज हो रहा है ना। इस कंपनी को समझने के लिए बेस्ट चीज है वो। तो आप देखेंगे ये भी एक तरह से डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही है, मतलब बट इन इन टर्म्स ऑफ लोन। तो आपके एंकर्स में वो पैसे ट्रांसफर हो जाता है, और जब वो इनवॉइस जनरेट होता है, तभी वो पैसे आपके सप्लायर को दिया जाता है। तो कहने का मतलब है उसका जो एंड यूज हो गया वो एक तरह से आपको पता है, तो अगेन वहाँ पे वो मिस नहीं हो सकता है। तो बैंक्स सिंस बैंक्स को वहाँ पे कंसर्न रहता है, तो इसलिए वो लोग उतने फ्रीली उसको पे नहीं करते हैं, और आपका और ऑन अ हायर रेट पे भी करेंगे, है ना, सिंस उनको रिस्क प्रीमियम देना पड़ेगा। तो यहीं पे इस तरह की जो कंपनीज है ये पूरा प्ले आउट करता है, एंड ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं अभी। और एक और दूसरा चीज, ये लोग पहले है ना, ये आपका वेंडर फाइनेंसिंग करते थे। वेंडर फाइनेंसिंग क्या हो गया,
इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई वो वेंडर्स के वाइज आता है ना। बट वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके टिकट साइजेस ज़्यादा रहते थे और वहाँ पे जो रिस्क होता है वो भी ज़्यादा है, सिंस वो एंकर से एसोसिएटेड नहीं था। तो अगेन ये कंपनी ने उस मॉडल को छोड़ दिया है अभी अभी तो वो वाला मॉडल ये लोग करते नहीं है। और आई थिंक कुछ छोटा सा लोन बुक भी है उनका अभी भी, बट अगेन वो भी डिसकंटिन्यू कर देंगे अभी के लिए, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स ये लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया कि अगेन उनके जो आपके एमएसएमईज होते हैं उनके लिए वर्किंग कैपिटल अनलॉक हो जाता है ताकि वो अपना और अच्छे से बिजनेस को ग्रो कर सके, क्योंकि उनको जो पैसे होते हैं वो क्विकली मिलेगा, है ना। और ताकि और उस मनी को अगेन वो डिप्लॉय कर पाएंगे अपने बिजनेस में। और अगेन ये सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करेगा, सिंस हम देख रहे हैं इतने सप्लाई चेन के इशूज हैं अभी पूरे आपके लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, देख लिया हमने, या फिर जो आपके सेमीकंडक्टर्स वगैरह होते हैं। तो अगेन ये सारे पूरे ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। सो ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगेन ये जो मैंने बताया आपका वेंडर फाइनेंसिंग ये लोग बंद कर रहे हैं और अभी ये लोग बस डीलर फाइनेंसिंग या फिर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में है। सो और ये तो इनके पूरे प्रेजेंस के बारे में हो गई। एंड द मैनेजमेंट साइड, जो कि मैनेजमेंट अभी पूरा चेंज ही हुआ है इनका। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो इनके पीपीटी में था। अब हम लोग कुछ अलग पॉइंट अगर है तो उसको देख लेते हैं। तो हमने मोस्टली जो जो चीज़ें इनके में डिस्कस हुई है वो सारी हमने डिस्कस कर ली। तो अगर आप बस अब अगर मैं ये सारी जो अभी तक की अनसर्टेनिटी थी उसको साइड रख देता हूँ, सिंस अभी मैनेजमेंट छोटी है, तो अगर हम वो वाला पॉइंट देखें, उसके अलावा अगर हम अभी प्रेजेंट अगर फ्यूचर के लिए बात करें, तो यहाँ से सिंस एक नई मैनेजमेंट है एंड वी एक्सपेक्ट कि आगे जाके ये लोग कंटिन्यू करेंगे और जो अपना गाइडेंस देते हैं मतलब कंजर्वेटिव ही दे बट उस पर डिलीवर करे एटलीस्ट, है ना, ताकि मार्केट में उतनी अनसर्टेनिटी नहीं बने इनको लेके। अब इसके बाद इस कंपनी की अगर आप पूरी प्रोफाइल देखोगे ऑन द प्रेजेंट डेट, जब से इनका कॉन्कॉल हुआ है क्वार्टर 2 में, तो यहाँ से अभी भी देखेंगे तो ये 50% का एयूएम ग्रोथ यहाँ से टारगेट कर रहे हैं लोग, है ना, बोथ ऑन द एयूएम ग्रोथ एज वेल एज जो आपकी पैट ग्रोथ है, वहाँ पे भी हमें आज के डेट में भी 50% की ग्रोथ दिख रही है इस फाइनेंशियल ईयर में भी और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी है। फर्स्ट थिंग। दूसरा, अगर आप देखेंगे इनका जो आरओई टारगेट है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, उस पर आप देखेंगे ना 10% से वो आपका धीरे धीरे बढ़ता हुआ ही दिखेगा, है ना। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन, फ्रॉम 10 to 15 एंड देन टू 17-18%। इसके बाद इनका लेवरेज रेशियो बढ़ेगा, है ना। फिर इनकी और ये लोग अभी नई इक्विटी फंड्स लेके आ रहे हैं कंपनी में और उसको डिप्लॉय करेंगे, नए नए एंकर से इनकी बातें हो रही हैं और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस ग्रो करेगा, सिंस इंडिया में तो अभी बहुत ही छोटे स्टेज पे है। और रिस्क प्रोफाइल देखेंगे आप, इनका एनपीएस इस बिजनेस का 0 होता है, बट अगेन आगे जाके वो बढ़ता हुआ हमें दिख सकता है, बट अगेन उसका परसेंटेज बहुत ही छोटा होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे, हम ट्रैक करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसके उन नंबर्स को देखते हुए हमें ये बिजनेस उतना खराब नहीं लगता है। बट अगेन सिंस पास्ट के इशूज होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न रहता है। और अगर आप इसके वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से भी देखोगे ना, तो अभी आई थिंक इनका वैल्यूएशन 1.82 के आसपास है। तो वहाँ से भी अब जैसे आप देखिए ना, बैंक्स को अराउंड 3% का आपको प्राइस बाई बुक मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग इस बिजनेस तो और लुक्रेटिव बन जाता है, क्योंकि ये एक एनबीएफसी है और ऊपर से इनका आरओई प्रोफाइल भी ज़्यादा होता है, तो उससे भी हमको अपसाइड दिखने के चांसेस मिलते हैं। तो बट अगेन पॉइंट इंपॉर्टेंट तब होगा कि जब उन्होंने गाइडेंस को कुछ दिया है और इसको कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करते रहे, क्योंकि मार्केट तो इतना इजीली रिवॉर्ड नहीं करेगा ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रैक करते रहेंगे। डिसेंट नंबर है, अनसर्टेनिटी के बीच में उन्होंने नंबर ठीक ठाक ही दिए हैं और देखते हैं कैसा इनका एग्जीक्यूशन रहता है आगे जाके। थैंक यू वेरी मच।